अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट हमारा जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तमाम फैसिलिटीज़, ठीक है, तमाम रिसोर्सेज देता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए, जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? हमारा इन्वायरमेंट। और इसी तरह अगर हम बात करें इन्वायरमेंट में हमारे इकोसिस्टम्स की, डिफरेंट जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनके अंदर जितने भी स्पीशीज होते हैं उनको रिसोर्सेज जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? एक तो उनका इंट्रैक्शन उनके इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, वो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। और नंबर 2 पे उन ऑर्गेनिजम्स का आपस में जो इंट्रैक्शन है वो उससे भी वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं? आपस में इंट्रैक्शन से, जैसे प्रेडेशन और प्रे का हमने देखा था, ठीक है। प्रे और प्रेडेटर जो है वो खाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसी तरह फूड चेन में डिफरेंट हमने देखा था कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर ईट कर रहे हैं, इसी तरह कंज्यूमर्स को आगे लार्ज एनिमल्स। तो इस तरह से क्या है कि आपस में इनका जो इंटरेक्शन है उससे, और इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स का या स्पीशीज का इंटरेक्शन उनके इन्वायरमेंट के साथ, ये इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिस वजह से वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। ये तो हमने बात की किसकी, इकोसिस्टम के अंदर के वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा क्या कहते हैं, एक तो हमने बात की इंट्रैक्शन की, ठीक है। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल अपना रोल प्ले करते हैं किसमें, इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में। अब किस तरह से कार्बन साइकिल है जैसे, ठीक है, तो कार्बन जो है पहले इनऑर्गेनिक फॉर्म में होती है, फिर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और अगेन वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इनऑर्गेनिक। तो मतलब एबायोटिक कंपोनेंट से कन्वर्ट होना बायोटिक में, और बायोटिक से अगेन किस में कन्वर्ट होना, एबायोटिक में। ये है बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये भी अपना रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में। नंबर 2 पे जो हमने बात की वो किसकी की, इंट्रैक्शंस, ठीक है। चाहे वो इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन है, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंट्रैक्शन है, इन इंट्रैक्शंस की वजह से भी क्या होता है, इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। जब ये इंट्रैक्शन और बायोजियोकेमिकल साइकिल रन करते हैं स्मूथली किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, तो वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज जो हैं तमाम ऑर्गेनिज्म को मिलते हैं या वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक भी इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या आ सकती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह से क्या है कि इकोसिस्टम को बैलेंस रखा जा सकता है। नंबर 2 पे हम अगर बात करें ह्यूमन इम्पैक्ट्स की, ठीक है, तो ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के अंदर। तो जिस तरह से हमने बात की कि ऑर्गेनिजम्स को नेचर के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है, उनको रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो ह्यूमन जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह इनको भी क्या चाहिए होता है, रहने के लिए जगह चाहिए होती है, ठीक है, फूड चाहिए होती है, शेल्टर चाहिए होता है। इसके अलावा और सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको ह्यूमंस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जब इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से फिर इन्वायरमेंट पे ह्यूमंस का इम्पैक्ट आ जाता है। ह्यूमन जो है वो रिसोर्सेज पे इनका असर होता है, ठीक है। किस तरह से हो रहा होता है कि क्या होता है, जब इंक्रीज होती है रैपिडली पॉपुलेशन ह्यूमंस की इंक्रीज करती जा रही है, तो ह्यूमन के जो इम्पैक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के ऊपर वो भी क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि डिफरेंट ह्यूमन इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब रैपिडली पॉपुलेशन जो ह्यूमंस की है वो इंक्रीज करती जाएगी तो ह्यूमन का इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे है वो भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन के डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो क्या काज करता है, पोल्यूशन काज करता है, ठीक है। और पोल्यूशन, ठीक है, वो हार्म किस किस को कर रहा होता है, मेनली वाटर जो है वहाँ पे जो हार्मफुल मटेरियल है उनको ऐड करवाता है। इसके अलावा एयर, एंड थर्ड जो आ जाता है वो क्या है, सॉइल या फिर लैंड। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें क्या होता है कि ह्यूमन के इम्पैक्ट जो है इन फॉर्म ऑफ पोल्यूशन वो जाहिर होते हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है या फिर लैंड पोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, लाइक पोल्यूशन एंड हम अब डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो देखेंगे बारी बारी, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने देखना है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड भी ये ग्लोबली एक इशू है कि इसमें होता क्या है
कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, ठीक है। द राइज इन अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर राइज करता है ये किस तरह से करता है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके दरमियान, कार्बन डाइऑक्साइड जो एवरेज एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उसकी कंसंट्रेशन प्लस जो होता है ग्लोबल टेम्परेचर, उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर जो होता है वो भी क्या करता है, राइज करता है। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि जब ह्यूमन के एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अदर गैसेस जो हैं लाइक मीथेन वो भी क्या होती है इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करती है, ठीक है। जिसकी वजह से भी क्या होता है कि सनलाइट जो पास करती हैं अर्थ से, ठीक है, अर्थ पे आती हैं वो ज़मीन तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन जब हीट बैक मूव करती है तो ये गैसेस इनको क्या कर लेते हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं, वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, ठीक है। इस इफेक्ट को क्या नाम दिया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो गैसेस आज तो जाती हैं, ठीक है, लेकिन वापस जो है वो बैक रिफ्लेक्ट नहीं होती, इनको ट्रैप कर लिया जाता है, ये गैसेस इनको ट्रैप कर लेती हैं। इस तरह के इफेक्ट को नाम दिया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये क्या कॉज करते हैं, अर्थ के टेम्परेचर को ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो है वर्ल्ड पे या एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो जो सबसे पहला इफेक्ट अगर हम देखें तो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे सर्वाइवल जो होता है प्लांट्स का या एनिमल या बाकी जो डिफरेंट लाइफ होती है उस पे कि उनकी लाइफ पे बहुत असरअंदाज होता है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होते हैं, टेम्परेचर हाई होने की वजह से ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर लेवल है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो सी और रिवर वगैरह है उनकी ओवरफ्लोइंग हो जाती है, ठीक है, फ्लड आने के खतरात होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर जब इंक्रीज कर जाता है तो इससे क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, ठीक है। ये था एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। नंबर 2 पे अगर हम बात करें ह्यूमन इम्पैक्ट्स में जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आती है तो वो क्या है, एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या है कि जो स्मोक निकलता है फैक्ट्रीज से, ठीक है, और ऑटोमोबाइल से, उस स्मोक के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, नाइट्रोजन और सल्फर जो है उसके कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड जो होते हैं जब ये मूव करते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत हाई मूव कर जाते हैं, ठीक है, ये कंपाउंड, तो ये कंपाउंड क्या करते हैं फिर वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में होती हैं उसके साथ ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं वाटर वेपर्स के साथ, और एज अ रिजल्ट क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये एसिड जो है इनकी फॉर्मेशन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। किस किस की फॉर्मेशन हो रही है, नाइट्रिक एसिड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हैं ये एसिड्स हैं जो कि फिर जब रेनफॉल होती है तो उस वाटर के साथ ये ज़मीन पे आते हैं, तो इस तरह की जो रेन होती है उसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। नॉर्मल जो पीएच होती है रेन के वाटर की वो कितनी होती है, 5.6, ठीक है, लेकिन जो एसिड रेन होती है उसकी जो पीएच है वो कितनी हो जाती है, फिर 3 पीएच होती है किसकी, एसिड रेन की। अब ये जो एसिड रेन है इसकी पीएच जो है वो हमने कितनी बताई है, 3 बताई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इफेक्ट्स की, इफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, किस तरह से आते हैं इफेक्ट्स इसके ऊपर कि अगर एसिड रेन है तो क्या क्या चीज़ जो है वो इफेक्ट होती है, तो लाइफ जो है वो लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होती हैं, ठीक है, एसिड रेन से। इसके अलावा फॉरेस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ पे भी ये बहुत असर करते हैं। इसके अलावा ये किल करती है प्लांट्स को, एनिमल्स को, और अगर अंडरग्राउंड मतलब सॉइल में ये इसको डिकम्पोज हो जाती है रिजर्वायर वाटर के अंदर, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वहाँ पे भी क्या हो जाता है, इसमें ये इफेक्ट्स करती है। इसके अलावा अगर हम एसिड रेन के इफेक्ट देखें तो उसमें क्या है कि जो है लाइमस्टोन और मार्बल जो होता है वो भी वीकन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पेपर, क्लॉथ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जब डायरेक्टली उन पे एसिड रेन पड़ती है तो वो क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट।